तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सो लास्ट क्लास तक, वालेकुम सलाम आरिफ, अस्सलाम मार भाई, लास्ट क्लास तक हमने फोर्स किया था, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो लास्ट टॉपिक था, अगर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दी, जो लास्ट टॉपिक हमने जोड़ा था, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक कंडक्टर रख देते हैं विच इज कैरिंग सम करंट है, ये कंडक्टर रख दिया, कुछ पास हो रहा है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इट। तो इस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, दैट मैग्नेट इज करंट आई, एल क्रॉस बी। और जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का, दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। सो इस पर्टिकुलर केस में बताना, जो मैंने ड्रॉ किया फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स कहाँ एक्ट कर रही होगी। जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इसमें बताओगे मुझे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। फोर्स इस पर्टिकुलर केस में फोर्स इनवर्ड्स एक्ट कर रही है। एक न्यूमेरिकल और देखिए इसमें। अच्छा, एक और जरा सीधा सा एक्सप्रेशन करो। यस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनवर्ड्स हो जाएगा, यहाँ भी फोर्स इनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इनवर्ड्स फोर्स एक्ट कर रही होगी यूजिंग राइट हैंड थंब। हाँ अमीन, वो जो माइनस एन ई ए वी डी था, माइनस एन ई ए वी डी, उसी को मैंने आई लिख दिया क्योंकि वी डी एंड करंट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया। सनाउल, न्यूमेरिकल तो कंप्लीट हो गया था, कुछ लोगों के डाउट्स थे, वो डाउट्स डिस्कस नहीं हो पाए थे प्रॉपर्ली। न्यूमेरिकल करा दिया था, डाउट्स रह गए थे, वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं कुछ आगे बढ़ा दूँ। हाँ, डायरेक्शन को लेकर कुछ लोगों के डाउट्स थे, वो कंप्लीट नहीं हुए थे। थोड़ा सा मैं इसको टॉपिक को आगे बढ़ा दूँ, मैं आ जाता हूँ न्यूमेरिकल पे दोबारा। एक क्वेश्चन और कर दो जरा एनसीईआरटी का। A straight wire of length 1.5 meter, नहीं जोया, बस यही शुरू किया, of length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in air by a uniform horizontal magnetic field. Calculate magnitude and direction
of magnetic field. सो ये आपको दिया हुआ है, ये करंट का डायरेक्शन 2 एम्पियर का करंट, लेंथ ऑफ द वायर इज 1.5 मीटर। दोनों चीजें प्रिडिक्ट कीजिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। करिए शुरू दे। अच्छा, कुछ लोगों का आंसर आया, देखिए
आपको वायर की लेंथ दी है 1.5 मीटर, करंट 2 एम्पियर एक्ट कर रहा है, मास कुछ m मान लो, इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा विच इज m। कुछ वायर का मास होगा, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा विच इज mg। वेट को बैलेंस करने के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, दैट मैग्नेटिक फोर्स शुड एक्ट इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स एक्ट करेगी तभी वो वेट को बैलेंस कर पाएगी। तो आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम में मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट। अब यहां से मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, देखो ये राइट के अलोंग है, आप एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आई एल बी sin 90 is mg। तो यहां से आप b कैलकुलेट कर सकते हैं, b is mg over I। अब डायरेक्शन के लिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, मतलब ये रेट एंड ट्रायल मेथड, अगर आप ये ज्यूम कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, राइट एंड थंब रूल देखो, फिंगर रखिए आपने करंट की डायरेक्शन में, इनवर्ड्स कर्ल कर दिया, थंब ऊपर जा रहा है, दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड आपने इनवर्ड्स ले ली। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स लोगे तो देखो करंट के अलोंग रखा, बाहर कर्ल किया, थंब ऊपर नहीं जा रहा है, थंब नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी। लेकिन बैलेंस तो वेट तभी होगा जब मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड्स एक्ट करिए, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। तो ये मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन है फील्ड का, दैट डायरेक्शन इज इनवर्ड्स, फील्ड इनवर्ड्स एक्ट। इतना लिख लीजिए। मास की वैल्यू गिवन नहीं थी, एम की टर्म्स में आप सॉल्व कर दीजिए, आई और एल आपको दिया हुआ, तो एम की टर्म्स में बी मिल जाएगा। और मुझे डाउट्स बताइए अगर इसमें कोई डाउट है। अच्छा, अरबाब कह रहा है फील्ड हॉरिजॉन्टल दी हुई है। देखो अरबाब, किसी भी हाल में मैग्नेटिक फील्ड करंट के पैरेलल नहीं हो सकती। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिपेंड करता है कि आपको ऑब्जर्वर कहां पे। अगर आपको ऑब्जर्वर, आप ये समझो ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो उस ऑब्जर्वर के लिए फील्ड भी हॉरिजॉन्टल होगी। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल ही देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि आपका जो करंट है वो करंट इनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब उसने एक बार ये बना के दे दिया ना अरबाब, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट के पैरेलल हो गई तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो होगी तो हर हाल में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। तो अगर ये एक्स के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड के पास यही पॉसिबिलिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड वाई या जेड में से कहीं। अदरवाइज अगर आप हॉरिजॉन्टल लेकर जाना चाहते हैं तो वायर को आपको जेड एक्सिस के लॉन्ग रखना होगा। अरबाब, कुछ हुआ क्लियर है? शांत। अच्छा शांत, देखो डायरेक्शन क्या होगा, आपको ये तो पता है ना कि मैग्नेटिक फोर्स आपको अपवर्ड्स चाहिए, वेट अगर डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो ये वायर इक्विलिब्रियम में तभी रह सकती है जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है। अब मैग्नेटिक फोर्स को ऊपर एक्ट कराने के लिए फील्ड कहाँ होनी चाहिए, तो उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। अब आपको प्रिडिक्ट करना होगा, अब आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड्स होगी या मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी। तो जब आप कह रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, मतलब ये आपको एज्यूम करना होगा इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स करके। मैंने एज्यूम किया हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, इनवर्ड्स कर्ल किया था, ऊपर चला गया, दैट मींस इनवर्ड्स। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड शान आउटवर्ड्स एज्यूम कर लूँ, करंट की डायरेक्शन में रखो, आउटवर्ड्स कर्ल करो, थंब नीचे चला जाएगा, और फोर्स अगर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगने लगी तो ये इसको बैलेंस कभी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं आउटवर्ड्स ना लेकर इसे इनवर्ड्स ले रहा हूँ।
हाँ प्रांजल, मैं वही चीज कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर का। यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रांजल आपने पैरेलल कर दी तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फोर्स आपने जीरो कर दी तो फिर तो वेट को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। वो कह रहा है वेट बैलेंस करने के लिए दैट मीन्स फील्ड करंट के पैरेलल में। अभी डायग्राम ऐसे दिया हुआ उसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो आप मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग। और अगर आप हॉरिजॉन्टल ही रखना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड को तो करंट ऐसे ले लो, ताकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए और फोर्स वेट को बैलेंस कर दे। चलिए, ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशंस थी। अब इसके बाद अगर मैं आपको कंडक्टर दे रहा हूँ, स्ट्रेट कंडक्टर की जगह कर्व्ड अगर मैंने आपको कंडक्टर दे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कर्व्ड कंडक्टर। अगर एक कर्व्ड कंडक्टर दे दिया मैंने आपको, स्ट्रेट की जगह एक कंडक्टर दिया जो थोड़ा सा कर्व्ड है, ऐसे दे दिया, इसे आप मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए। ये आपको कंडक्टर दिया हुआ है एक, स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड कंडक्टर। वो आपसे कहता है फोर्स कैलकुलेट कीजिए। सो यहाँ पर आप एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करोगे अगर करंट आई फ्लो कर रहा है। आपने यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया डी। तो पहले हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन डीएल एलिमेंट। डीएल पर फोर्स डीएफ हो जाएगा, इट्स आई डीएल क्रॉस। तो ये फोर्स है स्मॉल डीएल एलिमेंट के ऊपर, आई डीएल क्रॉस भी फोर्स हो जाएगी। नेट फोर्स के लिए नेट फोर्स ऑन कंडक्टर, आप एक सीधा काम कर सकते हो, नेट फोर्स के लिए इसे इंटीग्रेट कर दो, इस आई डी एल क्रॉस बी को इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी। अब इसमें एक चीज और दे दो, तो ये तो एग्जैक्ट है, लिमिट डिपेंड करेगा आप एंगल की टर्म्स में लिख रहे हो, लेंथ की टर्म्स में लिख रहे हो, तो लिमिट मैं यहां भी नहीं लिख सकता। लिमिट तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी। सो इसी एक्सप्रेशन को आप यूज करेंगे अगर आपके पास कंडक्टर कर्व्ड है। ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। दोनों ही केसेस में आप इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि फील्ड यूनिफॉर्म, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड यूनिफॉर्म है, बता सकते हो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या चेंज आएगा इस एक्सप्रेशन में? अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या चेंज आएगा यहाँ? और आंसर एवरीवन वाले में देना, प्राइवेट मैसेजेस मत करना। अगर मैं आपसे कहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ क्या चेंज आएगा? करंट तो कांस्टेंट है फातिमा, यस। फील्ड भी मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म है। भाई प्राइवेट मैसेजेस मत करो, एवरीवन वाले में करो।
हाँ देखो, जैसे अब एवरीवन में आप करोगे ना तो एटलीस्ट सबको दिखता रहेगा, क्यों प्राइवेट पे प्राइवेट मैसेजेस करे जा रहे हो। सबका भला हो जाता है जब आप, जैसे वजाहत ने देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। वजाहत कह रहा है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटीग्रल के बाहर आ जाए। करंट देखिए कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो आप करंट को भी इंटीग्रल से बाहर ले आओ। ये बच गया ए से लेकर बी तक डीएल का इंटीग्रल। तो यहां ना मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको दिख जाए कि हम इसको बाहर रख रहे हैं। ये करंट बाहर आ गया, सिर्फ ब्रैकेट में ए टू इंटीग्रल ऑफ डीएल बचेगा और क्रॉस बी। भाई ये बताओ, ये स्टेप सबके समझ में आया? और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने हैं सबके आंसर्स आए। ये 5, 10, 15, 20 बच्चे हैं जो जवाब दे रहे होते हैं। अच्छा, अब जरा ये प्रिडिक्ट करो भाई, ऑफलाइन क्लासेस में ना तुम लोगों के आंसर्स नहीं आते थे, मेरे समझ में आता था। कोचिंग में तुम जवाब नहीं देते थे, तुम्हें शर्म आती थी या जो भी मसला था। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई मसला ही नहीं। शायद ये पहले भी आ सकता था, पहले भी आ सकता था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया यूनिफॉर्म फील्ड एंड कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट। हाँ देखो, अस्का का क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा कहाँ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में एक साइन थीटा आता है। अस्का इस पूरे को इंटीग्रेट करने के बाद साइन थीटा आएगा। जब आप डीएल को इंटीग्रेट कर लोगे ना, तो वो जो रिजल्ट होगा उसको बी और फिर साइन थीटा मिलेगा। अभी देखना मैं ये क्यों कह रहा हूँ, साइन थीटा वेरिएबल नहीं होगा, साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा अगर तुम ढंग से देखोगे अभी। चलो मुझे ये बता दो कि ये जो इंटीग्रल है ये है क्या, इसको क्या लिख सकते हैं? ए से बी डीएल का इंटीग्रल, ए से बी इंटीग्रल ऑफ डीएल, इसे क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? हम्म, एल एल मत लिखो, एल मत लिखो, मुझे बताओ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। मेजॉरिटी करेक्ट है, मेजॉरिटी करेक्ट है। कुछ लोग डिस्टेंस लिख रहे हैं जो गलत है। इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर है ना, वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हो। जो वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? इनिशियल से लेकर फाइनल तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो, डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हो, वेक्टर का इंटीग्रल आपको वेक्टर क्वांटिटी देगा, दैट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है ना तो ऐसा होता है, डिस्टेंस होता तो मॉड ऑफ डीएल का इंटीग्रल होता। फर्क है दोनों में। इट्स इंटीग्रल ऑफ डीएल। ये इंटीग्रल आपको ए से बी तक, जब डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको टोटल लेंथ देगा सिस्टम। सो ए से लेकर बी तक जो इंटीग्रल है डीएल का, ये इंटीग्रल लेंथ देगा फ्रॉम ए टू बी। ये ए से बी तक की आपको लेंथ देगा। सो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज फोर्स इज आई, लेंथ इज फ्रॉम ए टू बी क्रॉस। सो ये लेंथ तो स्ट्रेट जाएगी, तो अब जो भी एंगल होगा वो एंगल कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए एंगल इंटीग्रेट नहीं हो रहा था। जैसे कुछ बच्चों का कंसर्न था, जोहेब का भी यही कंसर्न था, और ये कंसर्न अज़का का भी था। तो जो थीटा है, दैट थीटा इज अ कांस्टेंट एंगल नाउ। एक बार डीएल इंटीग्रेट कर दोगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। थीटा एक कांस्टेंट एंगल होगा, उसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। अब इसमें एक बताइए, यहां तक समझ में आया? तबस्सुम, बस मैं अभी आ रहा हूँ क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। यहां तक क्लियर हुआ?
अच्छा, इसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन ये था कि क्या मैं ओपन कर कर इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता। हाँ, थीटा वेरिएबल हो सकता था अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को, कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं आपने ऐसे क्यों नहीं किया, पहले डी एल बी साइन थीटा ओपन कर देते फिर इंटीग्रेट कर लेते। तो अब देखो, अब जब मैं इंटीग्रेट करता ना तो डीएल साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ता मुझे, जो टफ काम, क्योंकि अब तो साइन थीटा वेरी करेगा। जब एक बार ले लिया ना मैंने पूरा, तो डीएल भी साइन थीटा है, डीएल साइन थीटा और बी, क्योंकि अभी ये टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आया नहीं, स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये थीटा वेरिएबल है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना होगा। वो एक अलग बात है, इस डीएल साइन थीटा पूरे को इंटीग्रेट करने के बाद आएगा एल ए बी, लेकिन इंटीग्रल टफ हो जाएगा। इसलिए जिनका कंसर्न था, तबस्सुम का भी था, जुहेब का भी था, सनाउल भी कुछ ऐसी चीजें पूछना चाह रहा है, तो इसीलिए मैंने पहले ओपन करके इंटीग्रेट नहीं किया, पहले इंटीग्रेट किया फिर क्रॉस किया, ताकि एक लाइन आ जाए, एक लाइन आ गई तो थीटा कांस्टेंट हो जाए। हाँ जोएब, फिर साइन थीटा को डीएल की टर्म्स में लिखना होगा, बिल्कुल। बेसिकली डीएल को डी थीटा की टर्म्स में लिखना होगा, डीएल को डी थीटा की टर्म्स में लिखना होगा, ये चेंज आएगा। तो इसीलिए ना इस अप्रोच को अवॉइड करते हैं, इंटीग्रल टफ हो जाता है। मैं इसको इसीलिए क्रॉस लगा रहा हूँ। जी तो यही यही खासियत है इसकी, कि स्ट्रेट और कर्व्ड का रिजल्ट सेम हो जाएगा। अगर आपको कर्व्ड वायर भी दी हुई है और वो बस ये लिख दे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो बड़ा आसान काम, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर। इतना लिखिए, फिर देखते हैं इसे आप न्यूमेरिकल्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं। इतना लिखिए, फिर देखते हैं न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज होगा। और किसी का डाउट हो तो बताना मुझे। जी प्रांजल, एल ए बी लिमिट्स डालने के बाद। चलो, अब देखो इसी में अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं आपसे कह दूं कि कंडक्टर एक क्लोज लूप है, अगर मैं इसी में क्लोज लूप कर दूं, अगर इसी में मैं क्लोज्ड लूप कर दूं कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें मैंने एक क्लोज लूप रख दी, फोर्स का एक्सप्रेशन वही होगा, आई डी एल क्रॉस। चलो अब थोड़ी सी अपनी अकल लगाओ, मतलब ये रटा होना जरूरी नहीं है, डीएल का इंटीग्रल कितना हो। चलो वजाहत का कौन सा आंसर आया, अस्का का आंसर आया, सौदा का भी आंसर आ रहा है, जुहेब का भी है। यस, सब लोग सही कह रहे हैं कि अब जब आप इंटीग्रेट कर देंगे सो इट वुड बी जीरो। फॉर अ क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ डीएल इज जीरो, सो जो फोर्स होगी दैट फोर्स विल बी जीरो। तो इसे याद रखिएगा, अगर आप एक क्लोज लूप ले लेते हो और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस क्लोज लूप पर फोर्स जीरो।
नेट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो अगर आप एक क्लोज लूप ले लेते हैं उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़िए। जी राइट, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा। तो इसको ना एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेना। स्टेटमेंट लिख लेना कुछ ऐसे करके, नेट फोर्स on a current carrying loop in uniform magnetic field is zero। सनाउल कह रहा है क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। क्यों भाई सनाउल, मैग्नेटिक फील्ड क्यों जीरो होगी? फोर्स ही तो जीरो होगी। क्या हमने एक करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा सेंटर पर? हाँ फोर्स जीरो होगी, फोर्स ही तो लिखा है मैंने। नहीं बजा, टॉर्क जीरो नहीं होगी, टॉर्क एक्ट करेगी। इट विल बेसिक रिजल्ट बिल्कुल वैसी होगा जो तुम्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए शायद याद वैसी है। हाँ सनाउल, फोर्स ही तो जीरो लिखा है मैंने। मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। तुम क्या पॉइंट करना चाह रहे हो? क्लोज ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक, चलिए फिर इसको मैं रख कर दूँ। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कई तरह के आते हैं। जैसे एक ये होता है कि अच्छा जाहिद, लिखो लिखो लिखो। जाहिद जब हो जाए तो बता दीजिएगा, आप ही का वेट कर रहा हूँ। चलिए इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन इन वर्ड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बी। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक ऐसी सेमी सर्कुलर कॉइल रख दी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है।
ये पूरी क्लोज्ड है ना, सेमी सर्कल ऊपर से और नीचे से स्ट्रेट वायर, और इसका जो रेडियस है, इट्स रेडियस इज आर। रेडियस आर है इसका। इसके ऊपर नेट फोर्स चाहिए, तो कहता है कैलकुलेट ओवर वायर। कैलकुलेट नेट फोर्स। तो देखिए यहां नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो कर्व पोर्शन है, उस कर्व पोर्शन को भी एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। अगर रेडियस आर है, इसे कह देता हूं मैं कंडक्टर 1 और इसे मैं कह देता हूं कंडक्टर 2। तो देखिए कंडक्टर 1 तो 2 तो स्ट्रेट है, और जो लेंथ है कंडक्टर 2 की, दैट लेंथ इज 2r। कंडक्टर 1 कर्व्ड है, दोनों से करंट सेम पास है। तो 1 जो कर्व था उसे आपने एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया, और स्ट्रेट वायर से अगर आपने इसे रिप्लेस कर दिया, इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r। सो आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, दोनों की लेंथ 2r है, दोनों से सेम करंट आई जा रहा है, और B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक। ये कंडक्टर 1 और नीचे वाला कंडक्टर। तो देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे, पहले कंडक्टर 1 पर फोर्स लेते हैं। फोर्स ऑन कंडक्टर, तो ऐसे लिख सकता हूं ना, जो नेट फोर्स होगी वो कंडक्टर 1 की फोर्स प्लस कंडक्टर 2 की फोर्स, दोनों का वेक्टर सम आएगी। कंडक्टर 1 देखिए लेंथ कितनी है, 2r, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे आई एल, एल की जगह 2r लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आप बी लेंगे, एंगल इज साइन 90। जरा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके मुझे डायरेक्शन बताओगे, डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का कंडक्टर 1 पर। मुझे सबके दिखने चाहिए आंसर्स, 50-60 आंसर्स तो दिखे मुझे। राइट हैंड थंब रूल लगाओ और बताओ डायरेक्शन कहाँ आ रहा है। वेरी गुड। सो आपने ऐसे रखा, करंट के अलोंग रखा और इनवर्ड्स कर्ल कर दिया, थंब ऊपर जा रहा है, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मींस जे गैप। जब F2 लोगे तो देखो F2 भी तो सेम आएगा, सेम करंट, सेम लेंथ, सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम 90 डिग्री का एंगल, सेम जे गैप। सो जो नेट फोर्स हो गई, दैट नेट फोर्स इज 4IRB J gap Newton. This is the net force over the conductor. तो नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। ये नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी, इस नेट फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड्स करेगा। अच्छा, अब इस नेट फोर्स के बाद ये नेट फोर्स अपवर्ड्स आ गई। अच्छा मुझे बता सकते हो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे देता आपको, कि अगर ये क्वेश्चन मैं कुछ ऐसे, अगर मैं ऐसे देता, तो बताओगे मुझे नेट फोर्स कितनी होती। अब क्लोज लूप है, देखो पहले क्लोज लूप नहीं था, ये क्लोज लूप नहीं है, दो अलग अलग कंडक्टर से दिख रहा है। क्लोज लूप होगा तो करंट वापस भी तो आएगा, ये क्लोज लूप है। तो जब ये क्लोज लूप है तो यहां पर जो फोर्स होगी, यस, अब फोर्स जीरो हो जाएगी, यहां फोर्स जीरो। इतना लिखो, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इसकी। इतना लिख लीजिए, एक न्यूमेरिकल और करते हैं सेम कॉन्सेप्ट।
सादिया, ये पूरा सेमी सर्कल है ना, तो यहां से लेकर यहां तक तो डायमीटर होगा। अगर रेडियस आर है तो देखो ना, अगर मैं इसको ए कहता हूँ, इसे बी लेता हूँ, ए से बी तक तो डायमीटर होगा। तो अगर रेडियस आर है सादिया, तो टू आर ही आएगा। हाँ, वन के लिए भी यही कह रहा हूँ। आपने एक कर्व था ना सादिया, इसको हटाकर आपने एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट वायर लगा देता हूँ इनिशियल से फाइनल तक, तो मुझे बताओ इसकी स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी आ रही है सादिया। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी लेंथ लेनी है, मुझे शॉर्टेस्ट पाथ लेना है इनिशियल और फाइनल के बीच। चलिए एक न्यूमेरिकल और मुझे करके दिखाइए। इसको मैं रब कर दूं, फिर लिख लिया सबने। सैफ देखो ना, ये ए से बी तक डायमीटर है, और ये जो कंडक्टर वन है, मैंने सिखाया था कि जब ये कर्व्ड है, इसे आप हटाओगे तो ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, इसे ज्वाइन कर दो। कर्व्ड को हटा दो, एक स्ट्रेट कंडक्टर रिप्लेस कर दो जिसकी लेंथ इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के इक्वल। तो जब मैं ए से लेकर बी तक एक स्ट्रेट वायर लूंगा, तो उस स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, टू आर के तो इक्वल होगी। नेक्स्ट देखिए। तो देखो, अगर मैं आपको एक कंडक्टर दे रहा हूँ किसी आप का, मैंने आपको कंडक्टर दे दिया, मैंने आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि स्ट्रेट है, फिर ये स्ट्रेट ऐसे आया, फिर उसके बाद ये थोड़ा कर्व हुआ, और फिर ये स्ट्रेट हो गया। यहां से यहां तक की लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, रेडियस आर है, और ये लेंथ डी है, इतनी। और ये कंडक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, ये पी से क्यू जाता है, क्यू इस पॉइंट को एस कह दो, इसको टी कह दो, इसे यू कह दो, और इसे वी कह दो। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन, चलिए नेट फोर्स कैलकुलेट करके दिखाइए, पी क्यू आर एस टी यू वी पर नेट फोर्स कितनी होगी। कैलकुलेट करिए आंसर कितना।
चलिए कुछ आंसर्स आए। वजाहत का आया, अलीजा, अस्का। यार कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 60 बच्चे हैं तो 60 आंसर्स आ जाएं चाहे गलत हो। करिए कैलकुलेट कीजिए, मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ किसका आंसर आता है। चलिए काफी आंसर्स आ गए हैं, चलिए ट्राई करते हैं। भाई देखो यहाँ सिर्फ एक काम करना होता है आपको कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक एक स्ट्रेट वायर कनेक्ट कर दो। मीन्स यहां से लेकर और यहां तक एक स्ट्रेट वायर लगा दो। सिर्फ इतना काम करना है। इस स्ट्रेट वायर की लेंथ कितनी होगी? ये ए है सेक्शन। ये वाला जो सेक्शन होगा, देखो हाइपोटेन्यूज सी है, एक साइड बी है, तो ये होगा रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगा 2r। तो ये जो वायर है, इस वायर की टोटल लेंथ होगी a प्लस रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r प्लस 3। ये लेंथ है टोटल। भाई ये समझ में आया? अभी यहां तक क्लियर हुआ ये? चलिए अब आप सिंपल फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। फोर्स क्या होती है? आई एल बी, और जो डायरेक्शन करंट का है इनिशियल से फाइनल, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। सो आई एल बी साइन 90। तो वायर पर जो फोर्स एक्ट करेगी, करंट इज आई, लेंथ इज ए प्लस रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r प्लस डी, और ये मैग्नेटिक फील्ड साइन 90। ये फोर्स एक्ट कर रही होगी वायर के ऊपर। और फोर्स का अगर आप डायरेक्शन लोगे, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, इनवर्ड्स हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन में रखिए, इनवर्ड्स कर कीजिए, फोर्स अपवर्ड्स जा रही होगी। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में ही लेना चाहते हो तो ये जे का। यहां तक बताइए, मुझे क्लियर है? काफी लोगों का ये मैच कर रहा था, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे, काफी लोगों का मैच कर रहा था। चलो भाई इसको मैं रब करता हूँ। योगेश धावल, कभी कभी आंसर्स दे के देखा करो, कोई गड़बड़।
इस बार तो दिया नहीं था, आयशा का आया था, फैज था, मोमिना, सोयदा, अस्का, अलीजा, वजाहत, बस। चलिए इसके बाद एक और करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि आपको एक सर्कुलर लूप दी हुई है। इट्स अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। रेडियस ऑफ द लूप इज आर। करंट आई फ्लो कर रहा है। और ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। आपको गिवन है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field on circumference of coil is B. Calculate net force on the coil. कॉइल के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए। चलिए मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए कॉइल पर नेट फोर्स कितना। जो भी आंसर्स आ रहे हैं, अभी ये सब जितने स्टूडेंट्स हैं सबके लिए क्वेश्चन है। ट्राई तो किया करो यार। मुतहरा, मोमिना, मोमिना का तो चलो आंसर आता है। इफ्रा, कहकशा, दरक्षा, फरहान, फातिमा, अनम, ये सब वो नाम है जो बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैद प्राइवेटली नहीं, एवरीवन वाले में। रहबर, सबिया, समीर, सना। चलो सना का तो खैर आता है। चलो अस्का का आंसर आया, जैद का आंसर आया, उस्मान, बा, जुहा। इस सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। बराबर है कि आप क्लास अटेंड, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर। रेडियस आ रही है सुजात, रेडियस की वैल्यू आ रही है। चलिए आंसर्स आ रहे हैं, अभी चेक करेंगे किसका सही है कहाँ गलत है। अच्छा, चलिए काफी आंसर्स आए, काफी सही भी है इसमें से। सो अब जिन लोगों के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, पहले ये सोचो क्या ये क्लोज लूप है। पहले सोचिए क्या ये क्लोज लूप है, यस और नो। ये जो आपको लूप दिया हुआ है, क्या ये क्लोज लूप है? ओके, यस इट्स अ क्लोज लूप है। अच्छा, क्या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है समीर? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दी हुई है? हाँ इतना बताओ मुझे, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है?
अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं मैंने एक करंट कैरिंग लूप रख दिया इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस नेट फोर्स तो 0 होनी चाहिए, फिर 0 क्यों नहीं? भाई मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, आपको दिखना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस अलग अलग हैं। भाई इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, यहाँ ये डायरेक्शन है, यहाँ ये डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म का तो मतलब होता है कि डायरेक्शन चेंज ना हो। ये यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म थोड़ी ना, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। यूनिफॉर्म नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म। हाँ बजाज, ऐसे ही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म नहीं है। जिनको गलतफहमी है यूनिफॉर्म की, अगर ये यूनिफॉर्म होता तो नेट फोर्स 0 आ जाती। सो अब आप क्या करोगे, मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आई इंटीग्रल ऑफ डीएल क्रॉस बी। इट्स आई इंटीग्रल ऑफ डीएल क्रॉस बी। इट्स आई इंटीग्रल ऑफ डीएल बी। अब देखो, अगर आपने यहां पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया डीएल, डायरेक्शंस बताओ मुझे, क्या डायरेक्शन होगा इस डीएल एलिमेंट का? स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल ले लेता हूं, तो आपके अकॉर्डिंग इस डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? यस, ये जो डीएल एलिमेंट होगा, ये डीएल एलिमेंट टेंजेंशियल होगा, ये टैंजेंट है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के अलोंग है, रेडियल है। तो टैंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो डीएल और बी में जो एंगल होगा, दैट एंगल इज 90 डिग्री। अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया इट्स आई इंटीग्रल ऑफ डी एल बी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैं यहां यूज कर रहा हूं, इट्स अ कंप्लीट वेक्टर और जस्ट मैग्नीट्यूड? यहाँ जो मैं बी यूज कर रहा हूं, दैट बी इज अ कंप्लीट वेक्टर और जस्ट मैग्नीट्यूड? इट्स जस्ट मैग्नीट्यूड। और देखो पूरे सरकमफेरेंस पर मैग्नीट्यूड तो बी है, कांस्टेंट है, तो ये बी इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया आई बी इंटीग्रल ऑफ डीएल। और डीएल का इंटीग्रल क्या देगा? सरकमफेरेंस। तो ये आ जाएगा आई बी सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई बी इंटू 2 पाई। कुछ लोगों ने गलती करी थी, उन्होंने क्या किया, इसे दो स्ट्रेट वायर्स मान ली। देखिए, अगर आप दो स्ट्रेट वायर्स मानोगे जो गलत है, तो उनमें करंट का डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगा ना। एक ऐसे करंट जा रहा है, एक ऐसे करंट जा रहा है। सो दोनों की मैग्नेट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बट स्ट्रेट वायर मानने के लिए कंडीशन थी कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बट यहाँ जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दी है, दैट्स नॉट यूनिफॉर्म, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते। कई लोगों ने स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर कर बिल्कुल सही करा था कि लेंथ 2R ले ली थी, करंट आई लिया था, बी था, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 × 2R I B। ये सही होता आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती। बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए आपकी कैलकुलेशन गलत हुई। इतना लिखिए और मुझे बताइए क्या डाउट है, कहाँ परेशानी आ रही है। भाई क्लियर है ना? अच्छा, हाँ सनाउल, मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम। बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। हाँ, डायरेक्शन अलग है।
ओवरऑल इट्स नॉन यूनिफॉर्म। जो लोग कभी कुछ नहीं पूछते, पूछना तो शुरू करो, धीरे धीरे फिजिक्स भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आंसर दो, जरा क्लास में इन्वॉल्व तो हो। वैसे तो 65 की स्ट्रेंथ है, 70 आज 65 आए, लेकिन इफेक्टिवली क्लास में 15 से 20 बच्चे होते हैं, बाकियों के दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हो। मतलब ईमानदारी से तुम्हें नहीं लगता है कि ये टाइम का वेस्टेज है कि आप 1.5 घंटे के लिए एक जगह बैठे हुए भी हैं और आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है? क्या फायदा उससे? इससे बेहतर होता है एक ढंग की मूवी उठाओ देखो। मतलब मैं तुम्हारी जगह होता और नहीं कर रहा होता तो मैं यही करता, या सो जाओ, तो दिल को भी सुकून मिलेगा कुछ करा था। है ना योगेश? 1.5 घंटा सामने बैठकर लैपटॉप के या मोबाइल की स्क्रीन पर क्या फायदा? एग्जाम में तो वैसे भी नहीं उतरना था। चलो जी, ये खत्म हो गया। तो ये फोर्स का था, अगर सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म है तो आप ऐसे देखोगे कि एंगल्स वगैरह के। नेक्स्ट देखिए। अ, चलो अब और क्वेश्चंस नहीं करते इस पर, एक कॉन्सेप्ट और करते हैं। करंट कैरिंग कॉइल एज मैग्नेटिक, current carrying coil as a magnetic type। अच्छा, इसमें मुझे कुछ चीजें बताओ छोटी छोटी सी, कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल, अच्छा, मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक मेजर डिफरेंसेस बता सकते हो मुझे कि मैग्नेटिक्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं? मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मैग्नेटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं। चार्ज रेस्ट इन मोशन में हो सकता था, चलिए मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म आता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस में फर्क है। और कोई बड़ा डिफरेंस जो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट में और मैग्नेटिज्म में दिखता हो? मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर एक्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पर भी एक्ट कर जाती है, ठीक है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। और चलिए, वहां चार्ज स्टैटिक होता था, यहाँ चार्ज मूव करता है। अच्छा, सब कुछ बता दोगे जो मैं सुनना चाह रहा हूँ उसके अलावा? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट में मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज हो या सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज? हाँ या ना में आंसर आना चाहिए। अरे इलेक्ट्रोस्टैट में जैद सिर्फ एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है ना। प्रोटॉन एग्जिस्ट कर सकता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, उस पर नेगेटिव चार्ज। सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, उसे मोनोपोल कहते हैं। मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रोस्टैट। लेकिन क्या मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स एग्जिस्ट करेगा? क्या ऐसा सुना है कि सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो? नहीं होगा। हाँ जी, दोनों पोल्स होंगे, राइट। मैग्नेटिज्म में सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैट में मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट जैसे ही आप मैग्नेटिज्म में आओगे वहां डाइपोल्स एग्जिस्ट करेंगे। नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। दैट्स मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म। सो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई कुछ भी है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की, वो सोर्स डाइपोल होगी। क्योंकि मैग्नेटिज्म में सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हर सोर्स डाइपोल होगी, नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा।
So every source of magnetic field is a dipole. It have both north pole as well as south. अच्छा, that means अगर एक current carrying coil है मेरे पास, hence current carrying coil, which is source of magnetic field, is a dipole. So हर करंट कैरिंग कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स है वो डाइपोल होगी, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करेंगे. तो देखो नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड करते हैं. मान लीजिए आपके पास ये कॉइल है, सर्कुलर कॉइल. द करंट इन द कॉइल इज क्लॉकवाइज. इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है इन द कॉइल. तो अगर यहाँ करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इस कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज करंट है, तो आप कहोगे ये फेस साउथ होगा. अगर यही कॉइल, अगर यही करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो यही कॉइल नॉर्थ पोल की तरह काम करना शुरू कर देगा. अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज चला गया तो ये कैसे बिहेव करेगी, लाइक अ नॉर्थ. अब ये मैं प्रूफ नहीं करा सकता कि क्लॉकवाइज साउथ ही क्यों, क्योंकि ये चीजें एक्सपेरिमेंटल है. जब हम मैग्नेटिक तो दिखता है कि जब क्लॉकवाइज करंट है तो वो मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव. अभी तो एक एक पोल आया, डाइपोल कहां से आएगा. तो देखो ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट. अगर एक कॉइल लेते हो और आपकी तरफ से करंट क्लॉकवाइज है, देन दैट फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल. आपकी साइड से इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज तो फेस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज. अब सोचोगे जरा डाइपोल कहां से. अभी तो साउथ और नॉर्थ अलग अलग है, अलग अलग कॉइल में. डाइपोल तो तब होगा जब एक ही कॉइल में साउथ भी हो नॉर्थ भी हो. तो बता सकता है कैसे डाइपोल बन जाएगा यहाँ से. कोई नहीं बताएगा. तो अलग अलग दिखा दिया मैंने. साउथ है तो क्लॉक है, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल है. लेकिन डाइपोल तो तब बनेगा जब एक ही कॉइल में दोनों आ जाए. ओवरलैपिंग नहीं, ओवरलैपिंग भी. मैं तो वजह कह रहा हूँ, कैसे शो करोगे कि एक ही कॉइल में साउथ भी और नॉर्थ भी है. देखो सनाउल और आरिफ का आंसर सही आ रहा है, प्रांजल भी सही कह रही है कि एक ही कॉइल है ना, उसको जहां से देखोगे आप वो मैटर करेगा. मान लीजिए एक कॉइल है, इसमें से करंट जा रहा है क्लॉकवाइज. तुम देख रहे हो, तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगा. मैं देखूंगा मुझे एंटी क्लॉक. इसी तो होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हैं. तो अगर ये कॉइल है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, आप देखोगे आपके लिए क्लॉकवाइज है, देखूंगा मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज. दोनों के लिए अलग अलग जाएगा. आपके लिए अगर क्लॉकवाइज है तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. सो अगर आपके लिए क्लॉकवाइज है तो फेस कैसा होगा, साउथ या नॉर्थ. अगर आपको ये क्लॉकवाइज दिखता है तो आपके लिए फेस कैसा है, साउथ या नॉर्थ. राइट, तो साउथ पोल. यस, दिस इज साउथ पोल मेरी साइड से. राइट, मेरी साइड से ये नॉर्थ हो जाएगा, आपकी साइड से साउथ है, मेरी साइड से ये नॉर्थ. ऐसी है. गुड. सो डाइपोल हो गया ना. एक ही तो कॉइल है, साउथ नॉर्थ दोनों आ गए, एक्टिंग लाइक अ डाइपोल. इसलिए लिखते हैं मैग्नेटिक करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ डाइपोल. अच्छा चलो, ये तो प्रूफ हो गया डाइपोल है. अब अगर ये डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा. मैग डाइपोल मैग्नेटिक. तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल.
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिर्फ ये बताएगा कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल है। जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। ऐसी एक टर्म आप पढ़ते थे, इसे पी कहते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ते। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं, डिफाइन करने का तरीका है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m जो होगा उसे आप लिखोगे NIA, where n is total number of turns, I is current through each turn, A is area of turn. तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कॉइल का NIA, where n are total number of turns, I is current through each turn, and A is area of turn. हर टर्न का जो एरिया है that area is, so that is the magnetic dipole moment of the coil NIA. करंट आई, अगर एरिया ए है, करंट आई फ्लो, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। तो एग्जैक्टली ये कहाँ एक्ट करेगा वो आपको राइट हैंड थंब रूल बताएगा। तो देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कर्ल योर फिंगर, अच्छा इतना लिख लो, स्पेस नहीं है बहुत ज्यादा, इतना लिख लीजिए और मुझे बताइएगा इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है। चलो जी, ये हो गया इतना। अब देखिए डायरेक्शन के लिए, सो डायरेक्शन के लिए कर्ल योर फिंगर, कर्ल योर फिंगर along sense of current, thumb will give, thumb will give direction of magnetic field.
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जैसे जैसे करंट जा रहा है वैसे वैसे फिंगर कर्ल कर दो, तुम्हारा जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट दे देगा। तो यहाँ बताना डायरेक्शन जा रहा है तुम्हारा, जरा करंट के साथ कर्ल करो और बताओ थंब कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है थंब। अरे वेरी गुड। करंट के साथ राइट मैग्नेटिक मूवमेंट इन्वर्स होगा। अच्छा एसआई यूनिट बताओगे? along sense of current, sense of current। तो थंब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन दे देगा। SI unit is NIA, current ampere meter square। So SI unit is ampere meter square। Ampere meter square। चलिए इसे आज यहीं छोड़ते हैं, फ्राइडे से कंटिन्यू करें, 2 क्लासेस और शायद चाहिए होंगी। तो ये लास्ट टॉपिक है अभी, मैग्नेटिक मूवमेंट। साउथ टू नॉर्थ भी कह सकते हैं, बट वो साउथ टू नॉर्थ बहुत नहीं होगा, कन्वीनियंट यही होगा। इसे यहीं छोड़ते हैं, फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे। ओके शादी मैं भी देख लेता हूँ बच्चे, मैं ध्यान नहीं दिया होगा। आज का फ्राइडे डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे।